इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक, तो ये हमारा है। अब एक बारी अंतर जानते हैं कि जो गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है उसमें अंतर क्या होता है। ठीक है, बेसिक डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले आप ये लिखो, फिर मैं बेसिक डिफरेंस पे जाता हूँ। डिफरेंस क्यों लिखवा रहा हूँ, क्योंकि लिखवा मतलब बता रहा हूँ क्योंकि आपको पता चल जाए कि क्या डिफरेंस है एक्चुअली, तो पढ़ने में थोड़ा इजी रहेगा। लिख लिया सर। तो देखो, हमने पढ़ा गैल्वेनिक सेल अभी तक। ठीक है, तो हमने पढ़ा गैल्वेनिक सेल। क्या क्या पढ़ा उसमें। ठीक है, आपके पास एक बीकर होता है, दो रोड्स होती है, एक एनोड होती है, एक कैथोड होती है। सही बात है। ठीक, करंट जाता है कैथोड टू एनोड। ये कॉपर की है, ये जिंक की है, ऐसे कुछ पढ़ा है ना। एनोड पर आप ऑक्सीडेशन कराते हो जिंक का या किसी भी मेटल का, कैथोड पर आप रिडक्शन कराते हो किसी भी मेटल का। ठीक, डेल्टा जी इस सेल का कैसा होता है तो बताएगा मुझे। नेगेटिव होता है, और डेल्टा जी नेगेटिव का तभी तो ई सेल पॉजिटिव आएगा। तो बोलो ई यस सेल सर। कैसा होता है, तभी तो पॉजिटिव आएगा, तभी तो सेल काम करता है। ठीक है, और इसमें एनोड पॉजिटिव होती है और कैथोड क्या होती है, नेगेटिव। ये आपने सीखा है। अब जो नई चीज मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इसमें बीकर ही होता है भाई, इसमें भी दो इलेक्ट्रोड्स होती है, सॉल्यूशन। अब इसमें हम करंट सोर्स देते हैं डीसी। क्या देते हैं अपन, डीसी सोर्स। यहां पे भी एनोड पर ऑक्सीडेशन ही होता है, कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन। एनोड पर ऑक्सीडेशन क्या होगा, सीयू का होगा। तो देखो यार, यदि आप देखो सीयू का ऑक्सीडेशन होना नहीं चाहिए, सीयू का क्या होना चाहिए, रिडक्शन होना चाहिए ना। यदि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू देखोगे आप, जो हमने कहा था, तो कॉपर की क्या आएगी, कम आएगी। लेकिन ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है दोनों। कैसे प्रोसेस है दोनों, नॉन स्पॉन्टेनियस। मतलब यहाँ का डेल्टा जी कैसा आएगा, मतलब ना तो कॉपर का ऑक्सीडेशन पॉसिबल है, ना जिंक का रिडक्शन पॉसिबल है, मतलब स्पॉन्टेनियस है। हम उसको स्पॉन्टेनियस बना रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हो, अरे समझ रहे हो। हाँ सर समझ रहे हैं। एनोड यहाँ पे पॉजिटिव है, क्यों। अब बताओ, आपका है तो एनोड अभी भी यहाँ पे वही, क्या मैंने उल्टा लिखा क्या यहाँ पे, ये उल्टा लिखा मैंने, आपने बताया नहीं मुझे। एनोड नेगेटिव होता है ना। सर ध्यान नहीं दिया। तो देखो एक बात बताओ, अब यहाँ पे जैसे दो टर्मिनल है, एनोड अभी भी नेगेटिव है, एनोड नेगेटिव है, लेकिन अपना डीसी सोर्स का कौन सा टर्मिनल जोड़ोगे आप। भाई आपकी एनोड नेगेटिव ही है, लेकिन आप डीसी सोर्स का कौन सा टर्मिनल जोड़ोगे, नेगेटिव है, तो बैटरी का कौन सा टर्मिनल जोड़ेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। अरे बोलो। सर नेगेटिव ही तो तोड़ेंगे। नहीं, नेगेटिव से नेगेटिव जोड़ देगा। मान ले तेरे पास एक बैटरी है जिसका पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है, दूसरी बैटरी जोड़नी है, तो पॉजिटिव से कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव जोड़ेगा, से नेगेटिव जोड़ूंगा सर। तभी तो बैटरी बनेगी। तो ये जो मैंने पॉजिटिव नेगेटिव लिखा, ये मैंने डीसी सोर्स के रिस्पेक्ट में लिखा है कि डीसी सोर्स का पॉजिटिव टर्मिनल एनोड में जुड़ेगा। समझ रहे हो आप। तो ऐसे बोलते हैं कि गैल्वेनिक सेल में उल्टा हो जाता है, सॉरी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड देखो पॉजिटिव हो गई, कैथोड नेगेटिव हो गई, हाँ उल्टा हो गया सर। ना। हाँ लेकिन सर। उल्टा होने का रीजन अलग है, मैकेनिज्म नहीं बदला, अभी भी एनोड वही है जो आपने पढ़ा था। एनोड पे ऑक्सीडेशन ही हो रहा है, कैथोड पे रिडक्शन ही हो रहा है, सब कुछ सेम ही है। लेकिन जो पॉजिटिव नेगेटिव मैं बता रहा हूं, ये किसके रिस्पेक्ट में बता रहा हूं, इस डीसी सोर्स के रिस्पेक्ट में। रेस्पेक्ट। मेरी बात समझ रहे हो।
हाँ सर। अच्छा, अब डीसी करंट क्यों लेते हैं, ये भी जेई का सवाल है। एसी ले लोगे तो बार बार पोलरिटी क्या होगी, चेंज होगी ना, पॉजिटिव नेगेटिव, दिक्कत आएगी। पोलरिटी चेंज नहीं कर सकते ना, हाँ सर। नहीं तो कैथोड एनोड ही चेंज होता रहेगा, वो तो हम नहीं कर सकते। यस सर। ठीक है, सबसे पहले ये लिखो। अब क्या है, एक मेटल आके रिड्यूस हो रही है, तो इसमें क्या होगा, एक मेटल निकल के ऑक्सीडाइज हो रही है, दूसरी आके चिपक रही है दूसरे पे, तो उसका अमाउंट का सवाल आता है, तो उसमें हम पढ़ते हैं फैराडे लॉ। सबसे पहले हम फैराडे लॉ ही कवर करेंगे। ठीक है, तो दो तरह के सवाल आ सकते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस में, जेई में, या तो फैराडे लॉ का सवाल आ सकता है, या फिर आ सकता है अपन को इलेक्ट्रोलाइसिस करवाने का सवाल आ सकता है, तो दोनों भी देखेंगे। सबसे पहले फैराडे लॉ देखेंगे। तो सबको समझ में आ गया अंतर क्या है, क्लियर है क्या, ये पता होना चाहिए आपको। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम वो प्रोसेस कराएंगे जो कि नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, मतलब डेल्टा जी पॉजिटिव होगा। तो हम कभी भी एनर्जी एक्सट्रैक्ट, डेल्टा जी पॉजिटिव है तो एनर्जी एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे ना कभी भी, तो हमें एनर्जी प्रोवाइड ही करनी पड़ेगी। सर ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ई ऑफ सेल क्या होएगा सर? ई ऑफ सेल कुछ होएगा ही नहीं ना बेटा, एनर्जी थोड़ी ना मिल रही है, ये तो बता रहा हाँ, हूँ। एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ रही है। ई ऑफ सेल मिल जाएगा तो सेल ही बन जाए फिर तो, हम तो डीसी दे रहे हैं। हाँ तो सर ई ऑफ सेल लेस कुछ भी देन नहीं जीरो, होगा। लेस देन जीरो। नहीं, ये बोलना भी गलत ही है ना, ये लेस देन जीरो जीरो। ही हो जाएगा मतलब शायद। हम कुछ भी नहीं बोलना, मतलब ये बोलना ही नहीं चाहिए ना हमें, क्योंकि हम ना तो इससे एनर्जी ले ही नहीं रहे ना, तो ई सेल क्यों बोले, सही बात नहीं है। हाँ सर सही बात हम तो ये है। बोलेंगे नॉन, बस डेल्टा जी पॉजिटिव है, क्योंकि हमारा तो ये मकसद ही नहीं है कि इससे ई सेल आए भी, तो ये तो हमारा समझ काम गया ही नहीं सर। करना। हम ये बोल सकते हैं कि भाई ई सेल जीरो के बराबर हो तो इक्विलिब्रियम वो गैल्वेनिक में पढ़ सकते हैं ना, क्योंकि वहां पे वो चीजें हो रही है। यहाँ तो ऐसा प्रोसेस हम खुद करा रहे हैं जो कि नॉन स्पॉन्टेनियस, सही है। डन है सर, लिख लिया। लिख लिया। चलो अब फैराडे लो पढ़ाते हैं आपको। तो फैराडे लो क्या है, देखो आपके कैथोड पर क्या होगा, कोई मेटल आके रिड्यूस होगा तो जमेगा ना आके। कैथोड एनोड तो सेम ही है, जो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, कि कोई मेटल आएगा और यहाँ पे आके इलेक्ट्रॉन लेगा और यहाँ पे जमता जाएगा, ऐसे पढ़ाया था ना आपको। तो कितना अमाउंट, क्योंकि अब तो हम चार्ज पास कर रहे हो ऊपर से, डीसी इलेक्ट्रॉन दे, डीसी आप करंट दे रहे हो ना, तो कोई मेटल आके रिड्यूस हो रहा है कैथोड पे तो आके जम रहा है वो, सही है। सॉल्यूशन से आके किस पे आ रहा है, वो रोड पे आ रहा है। तो हमें देखना होता है भाई कितना अमाउंट आ रहा है, ठीक है, क्या है उसका क्राइटेरिया, कि उसका अमाउंट किस पे डिपेंड करेगा, तो हम उसके लिए पढ़ते हैं फैराडे लॉ। ठीक है, तो देखते हैं। तो फैराडे फर्स्ट लॉ,
ठीक है, so amount of product formed at an electrode during electrolysis is directly proportional to amount of charge. जितना चार्ज पास करोगे, चार्ज बोले तो करंट, सही बात है, बोलो है ना, तो आई कैन से कि मास जो भी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। तो चार्ज को तो क्या लिख सकते हैं, आई इंटू टी, और ये जब ये हटता है तो जेड आता है, क्या आता है बेटा, जेड। जेड क्या है बताऊंगा अभी, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, जेड इज, अब इसकी वैल्यू भी निकालना सिखाऊंगा आपको। सही है, इसमें किसी को दिक्कत? नहीं सर। चलो इतना लिखो, अभी फिर जेड डिफाइन करता हूं। जेड वैसे कुछ नहीं होता, जेड होता है मोलर मास, मैं इसको अलग से डिफाइन करूंगा, ई वाला भी डिफाइन करना है, एक बार लिखो इतना। लिख लिया सर। ठीक है, तो देखो यार, अब मैं कह रहा हूं जेड क्या है, तो जेड से पहले आपको आना चाहिए इक्विवेलेंट मास क्या होता है। जैसे मोलर मास होता है ना, ऐसे इक्विवेलेंट मास होता है, तो क्या होता है, मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। अब हमारे केस में एन फैक्टर क्या है, यहाँ पे एन फैक्टर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज, ठीक है। तो जेड कैसे डिफाइन करते हैं, फिर करते हैं इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड फैराडे। फैराडे कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू कितनी होगी 96500 कूलम्ब। तो यहां से जेड आप क्या लिख सकते हो, मोलर मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज, मतलब एन फैक्टर इनटू फैराडे। ठीक, क्लियर हुआ सबको, कोई दिक्कत किसी को? बोलो भाई। अभी न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा, पहले एक बार सेकंड लॉ और लिखवा दूं, फिर न्यूमेरिकल सब कराऊंगा, ठीक है। सर एक चीज पूछनी थी, हाँ बताओ। वो जो जेई का जो फॉर्म भरना है सर, उसे कैसे भरूं जैसे ड्रॉपर्स वालों के लिए? कैसे भरूं मतलब क्या दिक्कत क्या आ रही है उसमें? ऑलरेडी रजिस्टर्ड वाले में भरूं सर मैं, या न्यू रजिस्ट्रेशन में करूं? न्यू रजिस्टर हो रहा ना इस साल के लिए तो
हाँ सर। ऑलरेडी रजिस्टर तो कैसे दे रखा है उन्होंने? सर दे रखा है, ऑलरेडी रजिस्टर भी दे रखा है, न्यू रजिस्टर भी दे रखा है। फॉर्म निकल गया है सर? हाँ निकल गया, अभी पता नहीं चला क्या? कल ही, वैसे तो कल ही आया है। अच्छा। पहले रात एक को बार कराया सर 9 बजे। क्या? रात को हाँ आया सर 9 बजे, डेट आई हाँ 6 कल बजे, फॉर्म 9 बजे आया है। हाँ हाँ। तो एक बार मेरे को देखना पड़ेगा फिर यार। हाँ आ गया मिल गया। हम्म। फैब में तो पेपर ही है। हाँ सर। आपको सेंटर बुलाओ तो आप सेंटर आ जाओगे सब लोग? आ जाएंगे सर। हैं? हाँ सर। मतलब मैं आपसे ऐसे बस सर्वे ले रहा हूँ, क्योंकि यदि आप आ जाओगे तो ज्यादा अच्छी पढ़ाई हो सकती है। लंबी लंबी क्लासेस लग सकती है ना, 2-2 घंटे की, और काम बहुत स्पीड से हो सकता है। सर बढ़िया तो वही रहेगा। हम्म, चलो अभी देखते हैं, ट्राई अभी आपका भी प्लान करते हैं, क्योंकि हम 12th का स्टार्ट कर रहे हैं इस फ्राइडे से। सर दिक्कत हमारे बैच में ये है कि काफी बच्चे दूर दूर से भी है ना। दूर से तो कोई नहीं है, रेवाड़ी वेवाड़ी से ही है। हाँ तो सर रोज का आना जाना ट्रैवलिंग वाले में हाँ दिक्कत तो है, इसलिए फिर है भी कि देखना पड़ेगा। वही, इसलिए थोड़ा सा वही सोच के बात करके ही करना पड़ेगा। आगे बढ़ जाऊं? हाँ सर। तो फेराडे सेकंड लॉ, ये आसान है। तो क्या, इफ टू और more than two electrolytic cell connected in series। अच्छा, सीरीज में क्या सेम रहता है भाई? करंट। करंट। सही बात है, तो वो सेम होना चाहिए। देन मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म एट different electrode is directly proportional to equivalent mass। कैसे देखो, मान लो आपने बोला एक सेल है जो M1 E1 और IT, सही है। दूसरा सेल है जो क्या होगा, M2 E2 IT, क्योंकि IoT तो सेम है, आपने सीरीज में कनेक्ट कर रखा है। तो क्या हो जाएगा इसका मतलब, यदि आप देखेंगे दोनों को डिवाइड कर दो बेटा, सिंपली तो बात बोल रहा हूं कि जो मास है वो किसके प्रोपोर्शनल आएगा? चलो यहाँ जेड आएगा यार। तो आएगा Z1 इंटू IT, Z2 इंटू IT लिख सकते हो। तो ऐसे लिख सकते हो, बताओ क्या, M1/M2 बराबर क्या आ जाएगा, Z1/Z2। और Z1/Z2 क्या, E1/E2 तो है। अरे फैराडे से तो फैराडे कट जाएगा। हाँ सर। हाँ सर। देखो फिर, अब क्वेश्चन करते हैं। लिख लिया सर। ठीक है। यस सर। चलो सवाल पे आते हैं।
तो पहला सवाल है, ग्राफ दे रखा है आपको ऐसा, ठीक है। तो ग्राफ का सीन क्या है बताते हैं। तो ऐसा ग्राफ दे रखा है, ये 5 एम्पेयर पे है मामला पूरा, ठीक है भाई। और ये 10 सेकंड का इंटरवल है, ये 20 सेकंड का इंटरवल है, तो ये 30 का ही होगा, ठीक है। टाइम है यहाँ पे ऐसे। अब आपको बताना है, सवाल है इफ द मास ऑफ सब्सटेंस during 30 second is equal to 10 gram. Find Z. पहला सवाल तो आप ट्राई करेंगे, फिर धीरे धीरे 3-4 सवाल और कराते हैं बढ़िया बढ़िया। सर आंसर क्या आ रहा है? हाँ जी बेटा, 0.1। 0.1 आ रहा है, हाँ सर। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल सही है। बाकी लोग तो इस ग्राफ का एरिया आपको दे देगा IT। हाँ सर, एरिया निकालना है एरिया, पूरे का। हाँ बस, okay। हो गया। यस सर। एक मिनट यार, मेरा पेन कहाँ गया। चलिए, तो इसमें कुछ नहीं करना है, एरिया निकालो। इतना टाइम क्या ले जाते हो तुम छोटी छोटी चीजों में। देखो एरिया कैसे, ट्रेपेजियम का एरिया निकाल लो, तो आपको पता है ना m बराबर क्या होता है, IT एरिया आ जाएगा, m पता है तो ये 10 है। इसका एरिया इस ट्राइंगल का निकाल लो, तो हाफ बेस इंटू हाइट,
25 आ रहा है इसका, 25 इसका आ जाएगा, 50 तो यहां से आ गया, और इसका कितना आ जाएगा, 10 गुणा 10, सही है, ये तो आएगा। हाँ सर। 50 वहां से आया, 10 गुणा 10 करेंगे तो कितना आएगा, 100, 150, 10 गुना 5 होगा सर यहाँ पे भी। 10, हाँ 10 गुणा 5, तो 100 आ जाएगा टोटल। तो जेड कितना आ गया, 100 आ गया आंसर यार, बताओ सही है, बोलो। हाँ सर। हाँ सर। एक क्वेश्चन है, सबको रेडॉक्स बैलेंसिंग आती है ना, हाँ सर आती है। एक सवाल है मेंस का, तो है सवाल है 0.965 एम्पेयर करंट passes through 2 hours ठीक है, रिएक्शन है MnO2 से MnO4 नेगेटिव, कैलकुलेट द मास ऑफ MnO2 इलेक्ट्रोलाइज्ड, बताना है कि कितना मास इसका इलेक्ट्रोलाइज्ड हुआ, ठीक है। Mn का मास 55 ले लेना, करिए ट्राई। आ रहा कुछ, आंसर क्या आ रहा है सर? आ रहा 20.88 ग्राम। गलत आ रहा है। तो रेडॉक्स बैलेंस एन फैक्टर कितना है, मैं बैलेंसिंग नहीं की सर। तो गलत ही हो जाएगा, पहले बैलेंस तो कर। वैसे तो देखो ना, ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज भी देख सकता है, MnO2 में Mn कितने 4 पे है, और MnO4 नेगेटिव में 7 पे है, 4 से प्लस 7 पे गया है ना, हाँ, कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आएगा खुद सोच, 3 का। 3 का। हाँ तो बस वही एन फैक्टर भी आ गया, डायरेक्टली भी देख सकता है ऑक्सीडेशन स्टेट से।